आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा। राम मोहन राय के बारे में हम लोगों ने कल बात कर लिया था। जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, वीडियो आज से कल तक चले जाएंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और भाई राम मोहन राय, अगर राम मोहन राय की बात हम करें तो राम मोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का या भारतीय समाज सुधार का, आधुनिक भारतीय समाज सुधार का अग्रदूत मानते हैं। तो कल हमने आपको बताया कि भारतीय समाज सुधार का अग्रदूत इनको कैसे मानते हैं या उन्होंने ऐसा क्या क्या किया। जैसे राम मोहन राय सामाजिक क्षेत्र में, राम मोहन राय ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो समाज में छुआछूत और जाति प्रथा का खुलकर आलोचना करने जा रहे हैं। पहली बार आधुनिक भारत में, ऐसा नहीं है कि ये आवाजें प्राचीन भारत में नहीं उठी है, मध्यकालीन भारत में नहीं उठी है, उस समय भी बहुत सारे समाज सुधारकों ने समाज में फैली कुरीतियों के ऊपर जो है प्रश्न उठाए हैं। लेकिन आधुनिक भारत में समाज से जुड़े प्रश्नों को उठाने का काम कौन करेगा? राम मोहन राय करेंगे। सबसे पहले जाति प्रथा छुआछूत की खुलकर आलोचना करेंगे। स्त्रियों की दशा, महिला शिक्षा, महिलाओं की बुरी दशा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जो सबसे क्रूअल प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा, इन सभी समस्याओं को खुलकर बोलेंगे। तो समाज के क्षेत्र में राम मोहन राय क्या करने जा रहे हैं, समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, ये संदर्भ आपको हमने समझाया था। फिर राम मोहन राय धर्म के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं, तो धर्म के क्षेत्र में वही पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सब की आलोचना करेंगे। क्लियर है? फिर हम अगर समझे तो राम मोहन राय राजनीति के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में राम मोहन राय क्या करेंगे? राजनीति के क्षेत्र में राम मोहन राय क्या करेंगे? तो भारतीयों को जो है उच्च पदों पर बैठाया जाना, भारतीयकरण की मांग करना, इन सारे रास्तों पर राम मोहन राय बेसिकली जान रहे हैं। इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में भी उनका योगदान है। धन के दोहन को रोकिए, धन के निष्कासन को रोकिए, ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्र में भी इनका योगदान है, ठीक है। संस्था आपको मैंने बताया कौन सी संस्था की स्थापना करेंगे, दो संस्थाएं, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। किताब कौन सी लिखने जा रहे हैं? द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, एकश्वरवादियों को एक उपहार। अखबार मिरातुल अखबार, द ब्रह्मनिकल मैगजीन। तो ये सब संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी। ये जो इंफॉर्मेशन है ना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में ये सारे पूछे जाते हैं या मैच करने को दे देते हैं कि भाई मिलान करिए सही तरीके से कि कौन किससे, कौन अखबार से कौन संबंधित है, या कौन से व्यक्ति कौन से अखबार से संबंधित है, कौन से संगठन से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोग अपने आगे की यात्रा को लेकर चलते हैं। देखिए समाज सुधार के लिए प्रश्न उठाना अब शुरू हो गए हैं। राम मोहन राय अग्रदूत हैं, अग्रणी हैं और समाज में फैली कुरीतियों के ऊपर जो है प्रश्न उठाना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत एक सिरे से हो जाती है तो राम मोहन राय बेसिकली शुरुआत कौन से एरिया में करेंगे? बंगाल में। कहां करेंगे? बंगाल। बाद में ये क्षेत्रीय सीमाएं टूटेंगी और अब आगे समाज सुधारक, जैसे उत्तर भारत में अगर बात करें तो उस समय उत्तर भारत में सबसे बड़े समाज सुधारक के नाम पे किसको हम जानते हैं? दयानंद सरस्वती को। जितने भी डीएवी कॉलेज आप देखते हैं ना, आज भी डीएवी कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी संस्थाएं, ये सब दयानंद सरस्वती की देन है, ठीक है। परमहंस कॉलेज अगर आप देखते हैं तो विवेकानंद की देन है। बात समझ में आ रही? अगर परमहंस कॉलेज है तो विवेकानंद की देन है, डीएवी कॉलेज है तो दयानंद सरस्वती की। मतलब एकदम चैन खोल देंगे स्कूल की। देखो समाज सुधार में ना शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर किसी समाज में परिवर्तन लाना है तो उस समाज में सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना शुरू करिए। जैसे आज भी आप लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, जिस घर से हैं, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आपका गांव शिक्षा की तरफ जाए, शिक्षित हो, परिवार शिक्षित हो, इसीलिए तो आप बाहर आए हैं ना कि आप शिक्षित हो कम से कम। क्योंकि शिक्षा परिवर्तन का एक बड़ा जो है माध्यम बन सकता है। लेकिन शिक्षा ही परिवर्तन का सिर्फ माध्यम नहीं है, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं परिवर्तन के, ठीक है। लेकिन शिक्षा उनमें से एक है, अग्रणी है। शिक्षा को आप माध्यम बनाकर परिवर्तन को और आसान बना सकते हैं, परिवर्तन के रास्ते को आप और आसान बना सकते हैं। तो जितने भी समाज सुधारक होंगे, ये सभी समाज सुधारक आधुनिक शिक्षा का समर्थन जरूर करेंगे और ये आधुनिक शिक्षा को समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखेंगे कि जो आधुनिक शिक्षा है वो समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, दो लोगों के बारे में हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। एक तो रामकृष्ण हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए रामकृष्ण परमहंस बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन है,
ठीक है, रामकृष्ण में, और इन्हीं के शिष्य होंगे। देखो इनकी चर्चा क्यों होती है, इनके शिष्य की वजह से, विवेकानंद की वजह से। काम तो इन्होंने भी बहुत सारे किया था, माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे, एकेश्वरवाद में इनका विचार रखता था, मतलब माँ काली के बहुत बड़े उपासक है। हर धर्म को अपनाएंगे, हर धर्म में ये धीरे धीरे आस्था रखेंगे, हर धर्म के साथ ये जुड़ेंगे, हर धर्म को अपनाएंगे, ठीक है। और समाज सुधार के लिए, जो समाज के उस समय की तत्कालिक समस्याएं होंगी, उन समाज सुधार के लिए भी ये अपना योगदान देने जा रहे हैं, उन सामाजिक समस्याओं पे भी ये बात करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका विशेष संदर्भों में चर्चा क्यों होती है, इनके शिष्य को लेकर। इनके शिष्य थे विवेकानंद, और कितने बेहतर शिष्य थे आप इसी बात से समझिएगा। एक घटना आप लोगों को सुनाए है ना, कि एक बार बहुत तबीयत खराब थी, ठीक है, एक बार बहुत तबीयत खराब थी इनके गुरु की, और विवेकानंद पहुंचते हैं। विवेकानंद जब वहां पहुंचते हैं तो गुरु कहते हैं भाई तुम मेरे बड़े अच्छे शिष्य हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई शिष्य तो है। उन्होंने कहा इसका प्रमाण तुम क्या दे सकते हो? तो मतलब गुरु ने कहा कि देखो ये जो वहां उनके नीचे वो रखी हुई थी, घड़ा रखा हुआ था, और घड़े में वो क्या करते थे, कफ वगैरह जो था वो रखते थे। कहे जो इसको पी लेगा तो हमारे स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा है। विवेकानंद उठा के जो इन्होंने थूक वगैरह रखा था, कफ वगैरह रखा था, वो घड़े को उठाकर विवेकानंद पी गए, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना परम शिष्य हूं आपका, या आप मेरे आदरणीय गुरु हैं, ठीक है। तो अब ये तो बीमारी मुझे नहीं पता कौन सी हुई थी, ठीक है, लेकिन बीमारी हुई थी उनको, कैंसर था कि क्या था, वो रिपोर्ट भी मैंने नहीं देखी है कि उनको कौन सी बीमारी थी। तो रिपोर्ट अगर देखे होते तो एकदम एग्जैक्ट बता पाते तो उनको यही बीमारी थी। रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है, तो हो सके आप कह रहे हो तो उनको कैंसर ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कैंसर रहता तो कभी भी गुरु ये नहीं कहता कि तुम हमारा जो है ऐसा साथ प्रक्रिया करो। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है। चलिए, तो रामकृष्ण परमहंस की विशेष संदर्भों में चर्चा क्यों होती है? इनके शिष्य विवेकानंद की वजह से, ठीक है। तो आज हमारे टॉपिक जो हैं वो विवेकानंद होने जा रहे हैं, ठीक है, विवेकानंद होने जा रहे हैं। विवेकानंद का प्रमुख अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हम तो नहीं लिखे बेटा, चलिए आप लोग बातचीत बहुत करते हैं। परेशान ना हो बेटा, क्यों परेशान हो जाते हो इतनी जल्दी? नहीं आया ना? अच्छा ये पूरा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आज जिसके बारे में हम विशेष संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं वो व्यक्ति हैं विवेकानंद, ठीक है। देखो हमारी सनातन परंपरा को, हमारे धर्म को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एक बहुत मेधावी छात्र से, बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस के बहुत मेधावी शिष्यों में थे। क्यूरियोसिटी इनके अंदर बहुत थी, प्रश्न पूछने की और सही प्रश्न पूछने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछते थे, जो भी प्रश्न पूछते थे उसके पीछे कुछ लॉजिक होते थे, कुछ रीजन्स होते थे, कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जिनका अपना कुछ संदर्भ होता था। जानने की इनके अंदर इच्छा थी, सीखने की इनके अंदर इच्छा थी। परमहंस बचपन में ही जान गए थे कि इससे बहुत आगे जाएगा, ठीक है। विवेकानंद उठते हैं, फिर ये हमारे समाज के क्षेत्र के लिए आवाज उठाते हैं। विवेकानंद कहते थे कि मैं उस ईश्वर को मानने से इनकार करता हूं जो हमारे जीते जी दो रोटी का बंदोबस्त नहीं करता और मरने के बाद जो है वो स्वर्ग की गारंटी देता हो, मरने के बाद मोक्ष की गारंटी देता हूं। मैं ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार करता हूं। ये कहते थे कि भाई देखो, सबसे पहले मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मानव सेवा से बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं है।
तुम ईश्वर की सेवा मत करो, तुम मनुष्य की सेवा करना शुरू कर दो, ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। इनके विचार इतने अग्रणी रहे, इतने विचारशील व्यक्ति रहे ये, ठीक है। आपको ध्यान होगा शिकागो का सम्मेलन था, विश्व धर्म की संसद बैठी हुई थी, हर जगह से, दुनिया के हर देशों से लोग आए हुए थे वहां पे, हर देश को, हर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पहुंचे थे, और भारत का प्रतिनिधित्व करने वहां पे भारत से कौन गया था? विवेकानंद गए हुए थे। बहुत मुश्किल से, चूंकि भारत का उस समय इतना ज्यादा सम्मान नहीं था, अंग्रेजों ने इतना शोषण करके, हम विश्वगुरु प्राचीन में थे, मध्यकालीन तक थे, आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने इतना शोषण कर लिया। इस शोषण के बाद जब आदमी गरीब हो जाता है ना, तो जानते हो उसका सम्मान नहीं किया जाता। आज आपके पास पैसे नहीं होंगे तो बहुत सारे रिश्तेदार आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। कल आप आईएएस बन जाओगे, कल आप आईपीएस बन जाओगे, तो फिर वो दुनिया को दिखाते चलेंगे कि देखो ये मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। तो आर्थिक तौर पे मजबूत होना जो है वो बिल्कुल आपको सम्मान दिलाता है। उस समय के भारत के साथ यही था भाई, शोषण इतना हो रहा था, अंग्रेजों ने हमको जीत लिया था, हम उनके गुलाम थे, तो भारत को कहा जाता है कि भारत की पूछ ही नहीं थी। विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे, बहुत मुश्किल से। वहां अमेरिका के एक व्यक्ति ने, एक प्रोफेसर ने किसी तरीके से इनको 2 मिनट बोलने के लिए समय दिलवाया, ठीक है। सब लोग बोल के जा रहे थे, विवेकानंद मंच पे गए, और विवेकानंद ने जब बात शुरू की, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये बात लोगों के इतने मन तक गई, भाई सबको याद आता हेलो डियर्स या आप सब कह के। और ये पहली बार कोई सनातनी परंपरा से उठा हुआ व्यक्ति पूरी दुनिया के, उस समय अमेरिका में बैठे सभी लोगों को अपने भाई और बहन कह के संबोधित कर रहा है, माताओं, भाइयों और बहनों। इस बात के लिए जो 2 मिनट का समय मिला था, अगले 3 मिनट तक लगातार लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, उस संसद में तालियां बजाई। और उसके बाद विवेकानंद ने लगातार बोला और दुनिया ने सुना। उस दिन भारत के सनातन की आवाज, भारत के धर्म की आवाज और भारतीय संस्कृति की आवाज वहां पे सुनाई दी, भारतीय एक परंपरा की आवाज वहां पे, भारतीय संस्कृति की आवाज वहां पे सुनाई दी। उन्होंने भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति का वो गुणगान किया कि दुनिया स्तब्ध रह गई जान के कि आज भारत से आया हुआ एक व्यक्ति इतने बेहतर ढंग से इस बातों को कह सकता है, ठीक है। तो भारत को एक नई, भारत के अध्यात्म को, भारत की संस्कृति को एक नई पहचान देने में विवेकानंद का नाम जो है वो जाना जाता है। यहीं पे जब वो जा रहे थे, एक बार की बात है, वो जा रहे थे जहाज से जो है विदेश, ठीक है। तो पानी के जहाज से, हवाई जहाज तो था नहीं, पानी के जहाज से उस समय जा रहे थे ये। उसी दौरान क्या हुआ कि न्यूज़पेपर रखा हुआ था, न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर इन्होंने मांगा पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर वाले ने कहा देख लो, फिर वापस कर देना क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ा है। विवेकानंद पढ़े और पढ़ के अपने एक सहपाठी को कहे कि भाई, उस सहपाठी ने भी कहा चलो भाई हम भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने के दौरान ही क्या हुआ, तूफान, हवा आई और उड़ के वो समुद्र में जा गिरा, पेपर समुद्र में जा गिरा। अब उस व्यक्ति ने झल्लाया, गुस्साया, चिल्लाया कि भाई ये क्यों, ये क्या किया तुमने, हमने तुमको मना किया था। विवेकानंद ने कहा आपके पास पेन और पेपर है? उसने कहा हाँ पेन और पेपर है। विवेकानंद ने कहा मुझे दीजिए। और उन्होंने क्या किया, वो पूरा अखबार का प्रिंट ही लिख डाला, पूरा अखबार ही एज इट इज लिख डाला। जब वो व्यक्ति नीचे उतरा और जाके मिलाया तो जैसा अखबार था एग्जैक्ट एक एक लाइन, एक एक वर्ड वैसे लिख दिया था विवेकानंद। विवेकानंद ने कहा मानसिक तौर पे मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। आप अगर मानसिक तौर पे मजबूत हैं तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं आ सकती। विवेकानंद ने कभी बंदूक नहीं चलाई थी। ये अमेरिका में रहने के दौरान ही कुछ अमेरिकन जो हैं, पानी में पत्थर था और उस पर निशाना लगा रहे थे, किसी से निशाना सही जगह नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जाते हैं और कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, मुझे भी जरा दो, मैं भी। सब हंसते हैं, कह रहे यार ये साधु संत आदमी ये क्या निशाना लगाएगा। विवेकानंद कोई निशानेबाज नहीं थे, कोई निशाना लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो निशाना लगाते हैं और 6 की 6 गोलियां एकदम निशाने पर लगती हैं। विवेकानंद से पूछते हैं भाई ये कैसे किया आपने, आप कोई आर्मी से? उन्होंने कहा नहीं, ध्यान से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। और हमने क्या किया, आप जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था, सिर्फ चिड़िया की आग दिख रही थी। विवेकानंद ने कहा हमको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो पत्थर दिख रहा था और मुझे बस इतना पता था हमको उस पर मारना है। और हमने अपनी पूरी ऊर्जा को वहीं कंसंट्रेट कर दिया। विवेकानंद ये मैसेज देना चाहते थे समाज को कि अगर आप जीवन में कुछ भी आपके लिए नया है और अगर अपनी पूरी ऊर्जा को संग्रहित करके, पूरी ऊर्जा को स्टोर करके आप वहीं पे लगा देते हैं तो वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है, वो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, उससे आप वंचित नहीं रह सकते। ठीक है, आप उस सफलता से वंचित नहीं रह सकते। ठीक है, एक कहानी हमने आपको और सुनाई थी कि विवेकानंद ने क्या किया था, बैठे हुए थे अपने आश्रम वगैरह में और एक व्यक्ति जाता है उनके पास, और एक व्यक्ति जाता है उनके पास, कहता है साहब मेहनत बहुत करते हैं, परेशान बहुत रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन उस मेहनत का एक उचित फल हमको नहीं मिलता है।
कुछ रास्ता बताइए हमको कि क्या हम करें। विवेकानंद कहते हैं ठीक है साहब, रास्ता आपको बताएंगे, ये कुत्ते की बागडोर संभालिए और आप इसको लेकर जाइए और टहला कर लेकर आइए जरा। आदमी पकड़ता है, बड़ा बिजनेसमैन तो जाता है, टहला के लेकर आता है तो वो व्यक्ति शांत है, पूछता है महात्मा अब बताएं हम क्या करें, लेकिन देखते हैं कुत्ता तो हाँफ रहा है। विवेकानंद पूछते हैं भाई तुम शांत हो, तुमको कुछ नहीं हुआ, कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो वो आदमी नहीं समझ पाता, कहे यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है, तुम्हें पता था कि तुमको यहीं से जाना है और यहीं से आना है, कुत्ते को इस बात नहीं पता थी। वो इधर उधर वही जितनी यात्रा तुमने तय की भाई, फाइनल और इनिशियल जो स्टेज था वहीं तो आप भी, जहां से आप चले थे आप भी वहीं पहुंचे हो, कुत्ता भी वहीं पहुंचा है, लेकिन आपको जाके कैसे आना है ये आपको पता था, ये बात इस कुत्ते को नहीं पता थी। वो इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर की यात्रा कर रहा था, इधर उधर जा रहा था। यही बात आपको सीखनी और समझनी है तैयारी के दौरान भी, कि इधर उधर की यात्रा से भटकना है नहीं है, फालतू के इधर उधर नहीं जाना है, रास्ता क्लियर है, मंजिल क्लियर है, बस एकदम आपके दिमाग में आपकी मंजिल होनी चाहिए और उसको तक पहुंचने के आप एक रास्ते बनाओ और उस रास्ते पर बस निकल पड़ो, चल पड़ो। ये विवेकानंद ने उस समय मैसेज दिया कि भाई तुम इधर उधर ज्यादा भटक रहे हो, इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने समाज को, इन्होंने अध्यात्म को, इन्होंने धर्म को बहुत सारे अनेकों मैसेज ऐसे दिए जो समाज में परिवर्तन का कारण बना। आज भी हम उनके कहे गए शब्दों को, आज भी हम देखते हैं कि उनका प्रभाव कितना है, आज भी हम समझते हैं कि विवेकानंद के कहे गए शब्द जो है वो कितने प्रभावी हैं। विवेकानंद जो उस समय बोल के गए, आज भी उसका प्रभाव हम अपने भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपरा को कैसे ऊपर लेकर जाते हैं वो, ये बात आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। विवेकानंद आज भी हर युवा अपने मन में एक प्रेरणा रखता है। विवेकानंद के नाम सुनते ही एक सम्मान जैसे स्थिति होती है, एक प्रेरणा जैसी स्थिति मिलती है। भाई विवेकानंद ऐसे थे, भाई वो अमेरिका में रहे और उसी दौरान इन्होंने कुछ ऐसी जर्मन वगैरह की किताबें ली, जर्मन भाषा में, ये जर्मन नहीं जानते थे, जर्मन भाषा में किताबें लिए, लाइब्रेरियन के पास गए, कहे भाई दे दो जो किताब हो, उन्होंने जर्मन वगैरह भाषा में किताबें दे दी। विवेकानंद वो किताब लेते हैं, आते हैं और अगले दिन ले जाके वापस करते हैं, कहते हैं खत्म हो गई। जर्मन वाला हंसता है, कहता है आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो पूरी किताब पढ़ गया हो और उसको याद हो। कहते हैं पूरी लाइन बाई लाइन याद है, तुम कुछ भी पूछ लो, किस पेज पे है ये भी मैं बता दूंगा। वो पूछना शुरू करता है और वो बताना शुरू करते हैं, और जो जो पूछा वो सारे जवाब पेज नंबर के साथ उन्होंने बता दिया जटिल लाइन में, जबकि इसके पहले वो किताब भारत में अवेलेबल नहीं थी और उन्होंने कभी पढ़ी नहीं थी। ये आया कैसे? तो आया अध्यात्म से, ये आया खुद को जानने से, खुद की शक्तियों को जानने से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बार राजस्थान में थे विवेकानंद, हम समझा क्यों रहे हैं ताकि आप इनको समझ पाए कि विवेकानंद का नाम इतना क्यों आता है। एक बार राजस्थान में थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए और लगातार ये लोगों की समस्याओं को सुने जा रहे थे, निवारण पे बात कर रहे थे, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। एक निम्न जाति का व्यक्ति आता है और कहता है साहब आपने कुछ 2 दिनों से खाया नहीं है, कुछ ग्रहण करिए, कुछ खा पी लीजिए। विवेकानंद, मेरा छुआ तो आप नहीं खा सकते। विवेकानंद ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप लाइए मैं बिल्कुल खाऊंगा। ठीक है, और तब वो वहां के लोगों को मैसेज देखते हैं कि देखो आप इंसान नहीं हो, इंसान ये व्यक्ति है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि हम आप लोगों के बारे में सुन रहे हैं, तो मेरी भी चिंता आप करो। दुनिया इतनी स्वार्थी है कि खुद के स्वार्थों में पड़ी हुई है, दूसरे को नहीं देखती है। और इंसानियत अगर व्यक्ति के अंदर नहीं है तो बड़प्पन का मतलब कुछ नहीं होता। अगर आप इंसान बड़े नहीं हो तो आप कितने भी बड़े बनो, उस बड़प्पन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितने भी बड़े बनो, उस बड़प्पन का कोई मतलब नहीं है। इसी पे एक शायर ने कहा है कि मैं बहुत बड़े लोगों के नीचाइयों से वाकिफ हूँ, बहुत कठिन काम है बड़े होकर बड़ा हो जाना, है कि नहीं? मैं बहुत बड़े लोगों के नीचाइयों से वाकिफ हूँ, बहुत कठिन है बड़े होकर बड़ा हो जाना। बड़ा होके बड़े बने रहना ये अपने आप में, भाई बड़े इतना बनो कि तुम्हारे साथ बैठकर किसी को छोटा कभी महसूस ना हो कि हम तुमसे छोटे हैं, बड़े बस इतना बन जाओ। ठीक है, कि तुम्हारे साथ अगर कोई बैठे तो उसको कभी छोटा महसूस ना हो पाए। ठीक है, विवेकानंद उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उसी रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ये भारत के अध्यात्म और भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं, हमारी सभ्यता को पुनर्वापस लाने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही? तो विवेकानंद का नाम हमारी भारतीय सभ्यता में, सनातन परंपरा संस्कृति में क्यों इतने सम्मान के साथ लिया जाता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इनका योगदान हमारे समाज में कैसा रहा होगा। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, ये बात ध्यान रखेगा। विवेकानंद जो थे वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे, लेकिन ये अंधविश्वास के खिलाफ थे। मूर्ति पूजा का समर्थन ये क्यों करते थे? तो ये कहते थे कि देखो ऐसे ध्यान लगाना मुश्किल है। जैसे हमने क्या कहा, आप ओम की आकृति बनाइए तो ध्यान कितने अच्छे से लग जाता है, और हमने कहा ऐसे अपने माइंड को ब्लैंक करिए, नहीं लग रहा था।
लेकिन वही ओम की आकृति जब आपके सामने थी तो आप कंसंट्रेट हो पा रहे थे। तो वो मूर्ति पूजा को आध्यात्म का एक रास्ता मानते थे कि मूर्ति पूजा जो है आपके ध्यान को, अध्यात्म को केंद्रित करने का एक वस्तु है, जहां पे आप अपने दिमाग को क्या करते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। इसलिए विवेकानंद ने क्या किया, मूर्ति पूजा का समर्थन किया। वो कहे बिल्कुल मूर्ति पूजा उचित है, क्योंकि ये ध्यान को केंद्रित करने का एक माध्यम है, और ध्यान को केंद्रित करेंगे तब तो हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो मूर्ति जो होती है वो परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम होती है, जो आपको परमात्मा से क्या करती है, कनेक्ट करती है, और आपके ध्यान को जो है और ज्यादा लगाने में आपका साथ देती है। बात समझ में आई? विवेकानंद ने समाज के उन सभी कुरीतियों पर प्रहार किया। ये छुआछूत के विरोध थे, ये जाति प्रथा के विरोध थे। वो मैंने क्या बोला, ये कहते थे कि मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो आपको भूखे मरने के लिए 2 वक्त की रोटी ना दे, 2 वक्त की रोटी आपको ना दे, लेकिन मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति की गारंटी दे। मैं ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार करता हूं, मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता हूं। ये विवेकानंद के कथन है, ठीक है। वो कहते थे भाई मानव की सेवा करो, मनुष्य की सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और विवेकानंद बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे, और आज भी इस रामकृष्ण मिशन जो है, इनकी स्थापना किए गए जो ब्रांचेज हैं, आज भी विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे मेडिकल हुआ, चाहे आपदा के क्षेत्र में हुआ, चाहे स्वास्थ्य के, हर क्षेत्र में जो है योगदान देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज योगदान देते हैं। ये समाज के उन सभी कुरीतियों पर प्रहार करने जा रहे हैं जो उस समय समाज की जड़ताओं को खराब करके रखी थी, समाज को जकड़ के रखी हुई थी। ये मैंने बोला जाति प्रथा के विरोध में हैं, छुआछूत के विरोधी हैं, ये महिला शिक्षा का समर्थन करेंगे, ये महिलाओं की दशा पे सवाल उठाएंगे। उस धर्म संसद में एक महिला बैठी हुई थी, जहां ये धर्म संसद में गए थे शिकागो में, तो एक महिला बैठी हुई थी। महिला ने इनको सुना और सुन के बहुत प्रसन्न हुई। बहुत सुंदर महिला थी, आई और आकर उनसे बोली कि मैं आपसे शादी, आई विल वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद ने पूछा आप क्यों हमसे विवाह करना चाहती? तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी सुंदर और तुम इतने दिमाग के तेज, सोचो हमारा पुत्र कितना तेजस्वी होगा, हमारा पुत्र कितना ओजस्वी होगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इससे मेरी विवाह करने की क्या जरूरत है, मैं इसी समय से आपको अपनी माँ मानता हूँ और मैं आपका पुत्र खुद को स्वीकार करता हूँ, तो इसके लिए विवाह की जरूरत ही नहीं है माता, मैं आपका पुत्र हूँ और आपका पुत्र ही इतना ओजस्वी है। ऐसे विचार के थे विवेकानंद, ठीक है, ऐसे विचारशील व्यक्ति थे वो, ठीक है। तो समाज के क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, महिला सुधार में ये जो भी उस समय की महिलाओं से संबंधित समस्याएं थी, उन सभी महिलाओं से संबंधित समस्याओं में क्या हुआ, इनको उठाने में इनका योगदान रहा। जो भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं थी, ठीक है, इन सभी महिलाओं से संबंधित समस्याओं में ये समस्याओं को क्या करेंगे, प्रमुखता से उठाएंगे कि भाई महिलाओं की दशा में सुधार होनी चाहिए, ये मजदूरों की दशा में सुधार होनी चाहिए, ये जाति प्रथा, ये छुआछूत जैसी समस्या जो हमारे समाज को जकड़ी हुई है, ये समस्या समाप्त होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो उन्होंने हर समस्याओं पे प्रश्न उठाने का काम किया। तो अब विवेकानंद के बारे में लिख लिया जाए।